भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर बेंगलुरु अपने लगभग 500 साल के इतिहास में सबसे गंभीर पेयजल संकट का सामना कर रहा है। राज्य के प्रमुख राजनेताओं के घर में भी पानी खत्म होने की खबरें आई हैं। 30 से अधिक इलाकों में हर दूसरे दिन बारी बारी से पानी मिल रहा है, जिससे 2018 में केप टाउन के समान डे जीरो परिदृश्य तक पहुंचने का जोखिम है। डे जीरो से तात्पर्य उस दिन से होता है जब इस प्रमुख शहर के लिए नगरपालिका जल आपूर्ति समाप्त होने का अनुमान लगाया गया था। जल संकट का तत्कालिक कारण पिछले साल कम बारिश होना है। भारतीय मौसम विभाग ने कम बारिश के लिए अल नीनो असर को जिम्मेदार ठहराया है। पर्याप्त बारिश नहीं होने से कावेरी नदी का जल स्तर गिर गया है। इस कमी का असर सिर्फ पीने के पानी पर ही नहीं पड़ता, बल्कि सिंचाई पर भी पड़ रहा है। इसके अलावा हाल के महीनों में बारिश की कमी के कारण बेंगलुरु में बोरवेल सूख रहे हैं। कर्नाटक समेत दक्षिणी भारत के राज्यों में फरवरी में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। इससे बढ़ते तापमान के कारण बेंगलुरु के लोगों को गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। 28 फरवरी तक कावेरी बेसिन के हरंगी, हेमवती, केआरएस और काबिनी जैसे जलाशयों में जल स्तर कम हो गया है। कर्नाटक राज्य प्राकृतिक आपदा प्रबंधन केंद्र ने हाल ही में बताया था कि इन जलाशयों की कुल क्षमता 114.57 हजार मिलियन क्यूबिक फीट है, लेकिन वर्तमान में उनमें 44.65 टीएमसी ही पानी है। इस जल संकट के अन्य प्रमुख कारणों की बात करें तो इस संकट का सबसे बड़ा कारण 1990 के बाद से रियल एस्टेट का विस्तार है, जिसके कारण जल निकायों और आर्द्र भूमि का विनाश हुआ है, जो केप टाउन के अनुभव को दर्शाता है। बेंगलुरु अब बार बार पड़ने वाले सूखे के कारण दूर स्थित नदी के पानी पर निर्भर है। 2016 के अंतर्राष्ट्रीय झील सम्मेलन ने पिछले 30 वर्षों में सरकारी नीतियों का हवाला देते हुए इस परिदृश्य की भविष्यवाणियां की थी कि जल्द ही बेंगलुरु में पानी नहीं बचेगा। भारतीय विज्ञान संस्थान एक अध्ययन बेंगलोर की पारिस्थितिकी, जल विज्ञान और पर्यावरण पर प्रकाश डालता है। यह तेजी से शहरी विस्तार के कारण बढ़ते प्रदूषण यानी पानी की कमी और कचरे के कुप्रबंधन की ओर इशारा करता है। 1961 में बेंगलुरु की 262 झीलें घटकर 81 रह गई हैं। इनमें से केवल 33 झीलें ही क्रियाशील हैं, जो गैर पुनर्प्राप्ति योग्य क्षेत्रों में अपने स्थान के कारण संरक्षित हैं। ऊपर से प्रदूषण ने इन जल स्रोतों की गुणवत्ता और स्थिरता को काफी कम कर दिया है। सरकार और सामुदायिक प्रतिक्रिया की बात करें तो कर्नाटक सरकार ने दूषित कुओं वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी है और शहरी स्थानीय निकायों यानी यूएलबी को अतिक्रमण हटाकर जल निकायों की रक्षा करने का निर्देश दिया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा है कि राज्य के 136 तालुकों में से 123 तालुकों को सूखा प्रभावित घोषित किया गया है और 109 गंभीर रूप से प्रभावित हैं। कर्नाटक सरकार ने पानी की समस्या को दूर करने के लिए तालुक स्तर के नियंत्रण कक्ष और हेल्पलाइन स्थापित करने का भी निर्णय लिया। क्षेत्र के विधायक के नेतृत्व में तालुक स्तर के टास्क फोर्स को पानी की आपूर्ति और मवेशियों के लिए चारे की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया है। इसी बीच रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन यानी RWA ने पानी की राशनिंग लागू कर दी है। गैर जरूरी पानी के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है और पानी की खपत को कम करने के लिए डिस्पोजेबल कटलरी और वेट वाइप्स का उपयोग करने जैसे वैकल्पिक संरक्षण तरीकों की खोज कर रहे हैं।